गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज, क्योंकि पहले जो हमारा टॉपिक था वो हमने उसमें जो अभी तक पढ़े हैं वो एलसीआर जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो हमने एसी सर्किट में पढ़े हैं। पर वो एसी सर्किट में क्या था कि हमें उसमें क्या होता है कि ओनली सिंगल के लिए हमने स्टडी किया था एल सी आर, एल के लिए अलग से, सी के लिए अलग से, आर के लिए अलग से, ठीक है। पर इसमें क्या है, देयर इज़ ए कंबाइंड स्टेट। तो ए सी सर्किट विद एल सी आर पढ़ेंगे, मतलब तीनों ही इकट्ठे होंगे। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे एल सी आर का। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये पहले हमारे पास जो एल है, ये इंडक्टर के लिए हमने एल यूज़ किया है, वो है इसकी जो हम बोल सकते हैं, आप जो बोलते हो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हो इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। और जो सी के लिए वो उसकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एल है वो इंडक्टर के लिए इंडक्टर है, और एल के लिए मतलब है कि उसकी हमने सेल्फ इंडक्टेंस बताई हुई है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हमने सीरीज़ में, और उसके लिए हमने उसकी कैपेसिटेंस सी बताई है। और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और रजिस्टर इसे बोलते हैं, रजिस्टर के लिए हमने उसकी रेजिस्टेंस आर बताई है। इसके साथ हमने सोर्स लगाया है, सोर्स है जो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है। तो वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये उसका EMF है। तो ये हमने सीरीज़ में तीनों चीज़ें लगा के उसके साथ हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है। तो इस सर्किट की हमने स्टडी करनी है। पहले हमने अकेले की हुई है, अब ये इकट्ठा हम इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, अप्लाइड EMF अपीयर्स the applied EMF appears as voltage drops VR, VL, VC across R, L, C respectively। तो वो कह रहे हैं जो भी हमने अप्लाइड EMF लगाई है ये वाली, वो हमें इसमें पोटेंशियल ड्रॉप के रूप में सभी में मिलती है। जैसे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप के रूप में मिलेगी VL, इसमें एज अ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगी VC, और इसमें VR। ये तीनों मिलके ये पूरी टोटली EMF बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी की अलग अलग अपनी अपनी पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो अब आर है, इन आर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो हम इसमें करेंगे क्या, आप देखो पिछले हमने जितने भी सर्किट पढ़े हैं, पिछले जो भी हमने इस चैप्टर में किया है, उसमें हम क्या करते थे, हमने देखना है कि जो सर्किट में अगर ये EMF दी गई है तो जो करंट आया है वो करंट कितना है, और उसकी जो फेस है उसका फेस क्या है, और इसके साथ उसका फेस डिफरेंस क्या है। तो हमने वो स्टडी करना होता है। हर एक जो टॉपिक है उसमें हमने यही चीज़ स्टडी की है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे। तो हम करंट का फेज़ देखेंगे कि वो फेज़ कितना चेंज है EMF के साथ। तो इसमें अब तीन एलिमेंट है, अब तीनों की प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे जो आर है रजिस्टेंस, तो रजिस्टर, तो इसकी रजिस्टेंस आर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अगर इसमें करंट जाएगा, तो हमने पहले स्टडी किया हुआ है कि इसमें जो करंट होता है वो इन फेज़ होता है वोल्टेज के साथ, हमने पहले किया हुआ है। वोल्टेज और EMF के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, सॉरी EMF और करंट के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। तो वो यहाँ पे हमने बताया करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज़, ठीक है। तो इसके लिए ये दिखा दिया हमने कि ये फेज़ में है दोनों, VR और I, ठीक है। और L में क्या होता है, अभी इसके बारे में स्टडी करते हैं। L में क्या होता है, जो करंट है वो लैग करता है EMF से, वोल्टेज से लैग करता है करंट। तो वो भी हमने दिखाना है किसके साथ करते हैं, π/2 के साथ वो लैग कर देते हैं। करंट पीछे रहेगा, वोल्टेज आगे निकलेगी π/2 के साथ, ये वोल्टेज होगी और ये π/2 के साथ आगे निकली। तो इनके बीच में π/2 का फेज़ डिफरेंस है, ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और कैपेसिटर के केस में आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वो आगे रहता है वोल्टेज से। तो उसके लिए भी हमने फेज़र डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि π/2 आगे रहेगा जो करंट है वो वोल्टेज से। तो ये कैपेसिटर की वोल्टेज से ये आगे है करंट π/2, और यहाँ पे जो ये VL है, मतलब जो वोल्टेज है इंडक्टर की उससे π/2 लैग कर रहा है। तो लैग भी नीचे हमने ऐसे दिखा दिया। तो ऐसे हमने तीनों चीज़ें इकट्ठी एक फेज़र डायग्राम में दिखा दी हैं, L का, C का, R का, सभी का
एक तरह का इफेक्ट इसी में दिखा दिया है, एक ही फेस डायग्राम में, फेजर डायग्राम में। तो आगे हम इसमें करते हैं। तो देखो ये हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ओवरऑल क्या देखना है कि और जो भी इसका वोल्टेज आएगी, ओवरऑल वोल्टेज जो बनेगी इस सर्किट की, उस वोल्टेज का करंट के साथ क्या फेज डिफरेंस है वो स्टडी करना है। तो वही हम स्टडी करेंगे। देखो ओवरऑल वोल्टेज पहले तो हमने ये कर दिया कि जो VC है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए VC इसमें से इसका नेगेटिव वेक्टर हमने ऊपर शो कर दिया, मतलब वो VL में से VC कुछ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे VC की डायरेक्शन कुछ और है और VL की डायरेक्शन कोई और है, तो दोनों में एक डिफरेंस रहेगा। तो हमने उसके वेक्टर को, जो ग्रीन वाला वेक्टर है वो उसी तरफ दिखा दिया माइनस में, ठीक है। डायरेक्शन हमने ऊपर को रिप्रेजेंट कर दी। तो ये हमने एक डायग्राम। अब क्या हो गया हमारे पास, हमने ओवरऑल वोल्टेज निकालनी है। तो वो ओवरऑल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूलाज लगाओगे, जैसे पैरेललोग्राम, यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया हुआ। हमारे पास एक वेक्टर है VR ये वाला, और एक है ये, इनका डिफरेंस VL माइनस VC, एक वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमें ओवरऑल इस सर्किट का पोटेंशियल बताएगा और उसकी डायरेक्शन बताएगा। देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वेक्टर के दिखाया एक, ये इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट की। और पैरेललोग्राम में आपको पता है जो डायगोनल होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है अबाउट द रिजल्टेंट। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल हम पता कर सकते हैं उसका जो पोटेंशियल है, और वो बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, दो वेक्टर के लिए स्क्वायर करके, उससे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके प्लस करना है और अंडर रूट ले लेना ऊपर, तो वो हमें एक तरह का वो देता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो E का मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल इन तीनों का जो पोटेंशियल है सर्किट में मिलना है वो EMF होएगा। हम इस सर्किट की EMF की बात कर रहे हैं, तो वो V की जगह पे हम E रिप्रेजेंट कर देंगे। तो E की वैल्यू ये आ जाएगी VR² प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, क्योंकि एक वेक्टर VL माइनस VC स्क्वायर है, जो एक वेक्टर VL माइनस VC है और दूसरा VR है, तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लगा दो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। आगे हम इसमें, क्योंकि हमने क्या करना है, एक तो फेज़, मेन काम हमारा यही होता है फेज़ देखना है कि क्या डिफरेंस रहता है, फाई निकालने की कोशिश करेंगे हम। पहले हमने क्या कर दिया, करंट लिख दिया। करंट अब ऐसे लिखेंगे, इसमें आप VR की वैल्यू पुट करोगे, VLC और VC की, ये सभी की वैल्यूज पुट कर दोगे। VR की आएगी IR, इसकी आएगी IXL, इसकी आएगी IXC। तो ऐसे करके जब आप I पुट करोगे, I इसमें कॉमन निकल जाएगा, और तो वो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कॉमन जो आएगा उस I की वैल्यू निकालिए, ये सारा दूसरे वाला जो पार्ट रह जाएगा वो E के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो E के नीचे ये पार्ट जो रह गया वो डिवाइड हो गया और I इस तरफ ही रह गया। तो इसमें सिर्फ क्या किया है कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I कॉमन आ जाता है, वो I यहाँ रह गया और ये बाकी पार्ट इसके E के नीचे चला गया। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन की हुई है। और यहाँ पे जो Z है वो, अब Z चीज़ नहीं है, आपके लिए एक टर्म आ गई, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। देखो अगर बात करें कि ये जो इंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हम उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, वो होती है XL। इसके लिए भी हम रिएक्टेंस वर्ड यूज़ करते हैं, वो होते हैं XC। और इसके लिए हम रजिस्टर वर्ड यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए R रेजिस्टेंस होती है। पर इस पूरे सर्किट की, क्योंकि अब ये कंबाइंड स्टेट आ गई, तो कंबाइंड स्टेट में जब हम किसी सर्किट की रेजिस्टेंस बताते हैं तो हम रेजिस्टेंस वर्ड नहीं बोलते, हम उसके लिए इम्पीडेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस Z। तो इसकी सर्किट की इम्पीडेंस आएगी Z। तो वो Z क्या है, देखो करंट बनता है V/R से, इसका मतलब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ये है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो Z है वो हमारे पास इम्पीडेंस आ चुकी है, ये वाली। अब क्या है, Z इज़ इक्वल टू दिस। हम Z के लिए ये XL और XC की वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। XL और XC की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ पे Z की जगह पे, और सॉरी XL की जगह पे, और Z में पुट कर रहे हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब tan phi हमने इस फॉर्मूले से ही निकाला है, इस डायग्राम से।
कि हमने मेन तो फाई निकालना है, तो फाई कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हम ऐसे लिखते हैं। देखो परपेंडिकुलर है वो है VL माइनस VC, और जो नीचे वाला ये है, आप बोल सकते हैं इसको, ये वाला वेक्टर वो है R। मतलब वो आप बोलो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक VL माइनस VC, एक VR है। इन दोनों का जब आप डिवाइड कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे, tan phi आ जाएगा। तो ठीक है, उसमें जब आप I कॉमन निकाल लेते हो इनकी वैल्यूज पुट करके, तो वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। जो tan वाला फॉर्मूला नीचे आएगा, XL माइनस XC बाई R। वो क्या है, इसमें VL और VC की वैल्यू पुट की गई है, VR की वैल्यू पुट की गई है, तो I कॉमन होकर कट जाएगा, बाकी रेजिस्टेंस रह जाएगी सभी की। तो वो रेजिस्टेंस नीचे दी हुई है यहाँ पे tan phi के पास। ठीक है, तो ऐसे tan phi हमारे पास पता चल जाता है, तो वो फेज़ डिफरेंस ही होता है। तो ऐसे हम फेज़ बता सकते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा tan phi के साथ, ये है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ पुट की गई हैं, तो ये tan phi की वैल्यू ये आ गई है। आगे देखो, तो ये हमारे पास tan phi की वैल्यू आ गई, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी ओमेगा की। और स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, और अगर ध्यान से देखो तो अगर XL ग्रेटर हो, मतलब एक जो आपने इंडक्टर लगाया हुआ है वो उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटर से, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, XL ज़्यादा है। तो पॉजिटिव में आने से क्या मतलब है कि tan phi जब फेज डिफरेंस पॉजिटिव में आता है, उसका मतलब है कि वो चीज़ क्या कर रही है, उसे बोलते हैं हम लीड कर रही है, वो चीज़ लीड कर रही है। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो लीड कर रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, जो कि जो वहाँ पे हमने, अगर आप ध्यान से देखो तो फाई एंगल किसके बीच में बनाया हुआ था हमने, EMF और करंट के बीच में, और EMF आगे थी, जिसका मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा तो ये यहाँ पे भी मतलब है EMF ही आ गया, तो इसका मतलब EMF लीड कर रही है करंट से। तो EMF लीड कर रही है, EMF किस में लीड करती है, अगर हमने पीछे स्टडी करें तो हमने कहा है कि EMF लीड करती है और करंट लैग करता है, मतलब सेम चीज़ ये, करंट लैग करना या EMF लीड करना से। तो करंट किस में लैग करता था, करंट लैग करता था इंडक्टर वाले केस में। तो इसका मतलब ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसे बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटर सर्किट बन जाएगा जब ये XL ग्रेटर होएगा। तो इंडक्टर की तरह ज़्यादा काम करेगा ये सर्किट, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो करंट लैग करता है और EMF हम कह रहे हैं यहाँ पे लीड कर रही है, तो करंट लैग कर रहा है, तो वो इंडक्टेंस के केस में ही होता है, तो ये इंडक्टेंस की तरह काम करेगा। ऐसे ही अगर आप, अगर XC ग्रेटर हो जाए तो वो फिर कैपेसिटर की तरह काम करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे हमें एक चीज़ कि जो फेज़ है वो नीचे रह जाएगा, उसका मतलब EMF अब क्या करेगी, लैग करेगी और करंट लीड करेगा, नेगेटिव का मतलब ये है। तो यहाँ पे EMF क्या कर रही है, करंट लीड कर रहा है EMF से, और EMF लैग कर रही है। तो ये किसके केस में होता है, ये कैपेसिटेंस के केस में होता है, तो ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे when XL इज इक्वल टू XC दैट इज ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C। तो देखो ये स्पेशल केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस। कहते मान लो अभी हमें कह रहे थे ये जिग्रेटर है, ये कम है XL, अब है XL इज इक्वल टू XC, दोनों अगर सेम हो जाएं तो ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ कह दो चाहे यहाँ बोल दो, सेम ही जाते हैं, तो ये वाली सेम हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि जो tan phi 0 आएगा और phi 0 आ जाएगा, इसका मतलब फेज़ डिफरेंस नहीं रहेगा वहाँ पे कोई। तो जब फेज़ डिफरेंस नहीं रहता तो उस टाइम पे वो कैसा बिहेव करता है, वो रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, ओनली रेजिस्टेंस जब लगी होती है तो फेज़ डिफरेंस नहीं आता। तो इसका मतलब सर्किट चाहे तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, पर वो सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये दोनों का इफेक्ट नहीं दिखेगा और टोटल करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला केस एक स्पेशल केस है जिसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है। वही चीज़ के बारे में अब आपको बताएंगे। ये वाला वो कह रहे हैं कि जब XL और XC सेम हो जाते हैं तो ये phi 0 आ जाता है, और जो Z है, Z की इम्पीडेंस अगर बात करें तो वो Z इम्पीडेंस जो R मिनिमम बन जाती है, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो Z इक्वल टू R आ जाता है। और करंट होता है E/R, तो मतलब E बाई इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस जब मैक्सिमम होगी तो इम्पीडेंस जब मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम आ जाती है, मिनिमम आ जाती है, और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये केस है जहाँ पे मैक्सिमम करंट आता है,
इस केस को जब इम्पीडेंस रजिस्टेंस के मिनिमम हो जाए, मतलब रजिस्टेंस के इक्वल आ जाए और मिनिमम उसे बोलते हैं हम, जब इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंट कंडीशन में आ जाता है सर्किट, एलसीएस सर्किट इसे बोलते हैं। और जिस फ्रिक्वेंसी पे ऐसा होता है, क्योंकि हर फ्रिक्वेंसी पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और ये ओमेगा दोनों में वैल्यू में है, एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जहाँ पे आप दोनों में ये जो ओमेगा वैल्यू पुट करोगे, दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे, जीरो कर देंगे। सभी वैल्यू पे ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओमेगा की एक फ्रिक्वेंसी आएगी जहाँ पे जाके ये मैक्सिमम करंट देगा, उस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या क्या होता है, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये जो ओमेगा आर एल है इज इक्वल टू आर 1/ω/c। ये मतलब कि हमने क्या कर दिया, वही चीज़ को जब हम कह रहे थे इक्वल हो जाती है, तो उस टाइम पे हमने ओमेगा लिखने के बजाय हमने आर लिख दिया, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन आ गई। रेजोनेंट के लिए हमने आर यूज़ कर लिया, ओमेगा आर। इसका मतलब रेजोनेंट कंडीशन में ये होता है। और ओमेगा आर की फ्रिक्वेंसी अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसको सोल्व करेंगे, ओमेगा इस तरह मल्टीप्लाई कर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, और उसका जब आप अंडर रूट लोगे तो ओमेगा उसके ऊपर ये सॉरी ये स्क्वायर हो गया था, तो इसका अंडर रूट इस तरफ आएगा, तो एक कंडीशन बन जाएगी 1/√LC, 1/√LC। ये ओमेगा आर की वैल्यू होती है रेजोनेंट कंडीशन में। और अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर की होती है 2πf, 2π फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा आर की वैल्यू 2π फ्रिक्वेंसी पुट करोगे तो 2π नीचे चला जाएगा, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाती है। तो ऐसे हम इसमें ये देख सकते हैं कि एलसीआर सर्किट एक स्पेशल केस में काम करता है, जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, और वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होता है। तो वो उसके कई प्रैक्टिकल यूजेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें हमने पढ़ा कि रेजोनेंस होता क्या है और कंडीशन क्या चीज़ होती है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमने आज पढ़ा था एलसीआर सर्किट, और एलसीआर सर्किट में हमने ये पढ़ा कि जो उसकी फेज़ डिफरेंस कितना होता है, और उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस कब आती है और मैक्सिमम करंट कब आता है, मतलब वो एक कंडीशन हमने स्टडी की, तो उसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो एलसीआर का रेजोनेंस कंडीशन भी हमने स्टडी की। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने रेजोनेंट कर्व और क्यू फैक्टर के बारे में बात करेंगे, इसके क्वालिटी फैक्टर को बोलते हैं इसको। तो रेजोनेंट क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उतनी देर आप इस जो टॉपिक है इसको आप रिवाइज़ करोगे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज़ करना। तो अभी मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू।